हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को मेजर पेपर 16 हिस्ट्री के हमने आप सभी बच्चों को प्रीवियस वीडियो में 3 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। हम लोग मेजर पेपर 16 का हर यूनिट से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो डिस्कस करके आप सभी बच्चों को बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है जहाँ फॉलो करना चाहिए कर सकते हैं। सबसे पहले एक बार सिलेबस देख लीजिए आप लोग। यूनिट 1 में ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। यूनिट 2 का ये टॉपिक आप सभी बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 3 थोड़ा छोटा है और यूनिट 4 आपका लगभग कहा जाए इंडो पाकिस्तान वार, इंडो चाइना वार, पंचशील समझौता, इमरजेंसी ऑफ इंडिया एज द न्यूक्लियर पावर, ये पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार से 4 यूनिट से मिलकर आपके सिलेबस को बनाया गया था। हमने आप सभी बच्चों को अपने प्रीवियस वीडियो में 3 क्वेश्चंस करवा दिए थे, ठीक है। जूनागढ़ हमने पढ़ा दिया था। हैदराबाद का सवाल हम लोग पढ़ने वाले और ऑपरेशन पोलो के बारे में चर्चा करने वाले। हैदराबाद के भारत का विलय और ऑपरेशन पोलो पर चर्चा करने बोलेंगे, ठीक है। ये सवाल पेपर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 15 नंबर में पूछा जाएगा। तो क्या है हमारे पास सवाल है यहाँ पर कि भारत की स्वतंत्रता के समय देश के सामने सबसे बड़ी अगर कहा जाए राजनीतिक समस्याओं में से एक था जितने भी देसी रियासत थे उनको भारत में शामिल करना। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, ठीक है। ये सब के सब थोड़ा सा समय लगा इनको शामिल करने में, ठीक है। वो अपने मन से शामिल नहीं होना चाहते थे। ब्रिटिश शासन समाप्त होने पर भारत में लगभग उस समय कहा जाए तो 562 रियासत थे। इन रियासत को यह अधिकार दिया गया था कि वो भारत या पाकिस्तान किसी में शामिल होना चाहे हो सकते हैं। इन परिस्थिति कई रियासतों ने क्या किया, अपने बेसिकली स्वेच्छा से रहना स्वीकार किया, लेकिन कुछ रियासत ऐसे थे जिन्होंने इसका विरोध शुरू किया। इन रियासत में था हैदराबाद, एक महत्वपूर्ण जटिल समस्याओं में से घिरा हुआ था। तो हैदराबाद की राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करें तो हैदराबाद उस समय भारत की सबसे बड़ी और एक समृद्ध रियासतों में से एक था। इसका क्षेत्रफल बहुत अधिक था या बहुत बड़ा था और इसकी जनसंख्या भी काफ़ी अधिक थी। इन रियासत के जो शासक थे उस समय निजाम उस्मान अली खान थे। निजाम उस समय दुनिया के सबसे अमीर शासकों में माने जाते थे, ठीक है। अगला है कि हैदराबाद की लगभग जो 80-85% जो जनसंख्या थी, आबादी थी, वो हिंदू थी, जबकि राज्य का जो शासक था मुस्लिम था। एज कम्पेयर टू जूनागढ़ वही हालत है। स्वतंत्रता के समय अधिकांश रियासत ने भारत में विलय स्वीकार किया, लेकिन निजाम ने भारत में स्वीकारों से शामिल करने मना कर दिया। वे चाहते थे हैदराबाद जो एक स्वतंत्र राज्य जो है वो बना हुआ रहे, ठीक है। अब भारत सरकार की चिंता क्यों थी, क्योंकि हैदराबाद की जो भौगोलिक स्थिति थी वो भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह भारत के मध्य भाग में स्थित था। चारों तरफ से हमारे भारतीय राज्यों से क्या था, घिरा हुआ था। यदि वह स्वतंत्र राज्य रहता तो भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी हो गई, राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता था। इसलिए भारत सरकार ने क्या किया कि हैदराबाद भारत में शामिल हो जाए। उस समय भारत के जो हमारे गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने जिन्होंने रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्होंने हैदराबाद के प्रश्न को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का प्रयास किया। इसमें एक समझौता है जिसे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट या समझौता के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार और हैदराबाद के निजाम के बीच 1947 में समझौता हुआ जिसे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहा जाता था। इस समझौते का उद्देश्य यह था कि कुछ समय तक वर्तमान स्थिति को बनाए रखा जाए और इस दौरान समस्या का बेसिकली जो शांतिपूर्ण समाधान खोजा जाए, ठीक है। लेकिन इस समझौते के बाद भी हैदराबाद की जो स्थिति है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। राज्य में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई और प्रशासनिक जो समस्याएं थी वो और भी उत्पन्न होने लगी, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, एक और आंदोलन स्टार्ट हुआ, रजाकार आंदोलन। हैदराबाद में रजाकार नामक एक उग्र संगठन सक्रिय हो गया था। इस संगठन का जो नेतृत्व कासिम रिजवी कर रहा था, लेकिन रजाकारों का उद्देश्य जो था वो निजाम की सत्ता को बनाए रखना था और भारत में जो विलय हो रहा था उसका एक विरोध करना काम था, ठीक है। तो रजाकारों ने क्या किया, बेसिकली राज्य में हिंसा और आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने कई स्थानों पर जनता के साथ अत्याचार किया और विरोध करने वाले जो थे, विरोध करने वाले को दबाने का प्रयास किया। इससे राज्य की स्थिति और जो अत्यधिक और खराब हो गई, ठीक है। हैदराबाद की जनता का एक बड़ा हिस्सा क्या होना चाहिए, भारत में विलय का समर्थन कर रहा था, लेकिन जो रजाकार की हिंसा से और राजनीतिक जो अस्थिरता थी उसके कारण राज्य में जो कानून व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से गंभीर हो चुकी थी। अब भारत सरकार ने क्या किया, इस पर कार्रवाई किया यहाँ पर, ठीक है। तो भारत सरकार ने कई बार हैदराबाद के निजाम को समझाने और शांतिपूर्ण समाधान निकालने का प्रयास किया, लेकिन जब वो सभी प्रयास बेसिकली विफल हो गए या असफल हो गए तो राज्य में हिंसा बढ़ती गई। तो भारत सरकार ने बेसिकली क्या किया, सैन्य कार्रवाई के थ्रू बेसिकली हैदराबाद को अपने अंदर शामिल करना चाहा, ठीक है। तो सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने हैदराबाद के खिलाफ एक सैन्य अभियान शुरू किया। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। यह अभियान जो है वो बहुत ही तेज चलाया गया था। कुछ ही दिनों में भारतीय सेना ने हैदराबाद पर क्या नियंत्रण स्थापित कर लिया, ठीक है। फिर निजाम का आत्मसमर्पण होता, सरेंडर करते हैं। ऑपरेशन पोलो के दौरान भारतीय सेना ने हैदराबाद के विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। रजाकारों का प्रतिरोध अधिक समय तक नहीं टिक सका। अंततः निजाम ने क्या किया,
भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और आत्मसमर्पण के बाद हैदराबाद का आधिकारिक रूप से भारत में विलय कर दिया गया। इसके बाद राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित की गई और हैदराबाद भारत का एक अभिन्न कह सकते हिस्सा बन गया। ऐतिहासिक महत्व के बारे में बात करें, अगर इसकी चर्चा करें तो हैदराबाद का भारत में जो विलय है वो स्वतंत्र भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसका महत्व जो है वह कई दृष्टियों से समझा जा सकता है। पहला, इससे भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता मौजूद हो गई। यदि हैदराबाद स्वतंत्र रहता तो भारत की जो स्थिरता है और राजनीतिक स्थिति को बेसिकली खतरा हो सकता था। दूसरा यह था कि भारत सरकार जो है वो देश में एकता और सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने के तैयार थी। तीसरा, हैदराबाद ने विलय से देशी रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया को लगभग पूरा कर दिया गया और आधुनिक भारत में निर्माण में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निकलता है। अब इसका निष्कर्ष अगर देखा जाए तो अंततः कह सकते हैं कि हैदराबाद का जो भारत में विलय है वो भारत के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण था। यह घटना सरदार वल्लभ भाई पटेल के दूरदर्शिता, दृढ़ नीति और भारत सरकार की मजबूत रणनीति का परिणाम थी। हैदराबाद के विलय के कारण भारत की एकता, अखंडता और मजबूत हो गई। इस प्रकार यह घटना जो है हमारे कह सकते हैं आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया के इतिहास की महत्वपूर्ण स्थान रखती है और देश के जितने भी देखिए राजनीतिक विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन हैदराबाद के बारे में पूछा जाए, हैदराबाद के विलय के बारे में। तो आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वर्ड्स को जोड़ के अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास है जितने भी रियासत है सबका अगर कहा जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का योगदान है, उसी योगदान को उनकी भूमिका का यहाँ पर वर्णन करने बोला गया। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि भारत की स्वतंत्रता समय बड़ी समस्याएं थी। सबसे पहला, जितना देशी रियासतों को भारत में एकीकरण, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, उस समय टोटल 562 रियासत था। ये रियासत ब्रिटिश सरकार के अधीन थी, लेकिन सबको क्या था, कई आंतरिक मामलों में काफ़ी स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 1947 जब ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो इनको विकल्प दिया गया, या तो पाकिस्तान में शामिल हो या भारत में, और या तो वो स्वतंत्र रह सकता है। तो कई रियासत जो थी स्वतंत्र रहना चाहती थी और भारत की एकता और अखंडता को इससे खतरा हो सकता था। इसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में भारत के जो तत्कालीन गृह मंत्री थे उस समय के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी दूरदर्शिता, दृढ़ निश्चय और कूटनीतिक कौशल के कारण ही भारत की अधिकांश रियासतें जो है वो बिना बड़े संघर्ष कारण भारत में शामिल हो सकी। इस महान कार्य के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष और भारत के एकीकरण का शिल्पकार भी यहाँ कहा जाता है। ठीक है, अब इन रियासतों की क्या समस्या थी आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला, स्वतंत्रता के समय जितने देशी रियासत थी उनकी स्थिति बहुत जटिल थी। कुछ रियासतें जो थी वो भारत में शामिल होने के पक्ष में थी, जबकि उनके कुछ शासक जो है स्वतंत्र रहना चाहते थे। कुछ रियासतें ने पाकिस्तान शामिल होने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन इन रियासतों को स्वतंत्र रहने दिया जाता तो भारत के कई छोटे छोटे राज्यों को यहाँ पर विभाजित हो सकता था हमारे पास। ठीक है, तीसरा है बताया हुआ यहाँ पर कि इस समस्या को हल करना जो भारत सरकार के लिए अत्यंत आवश्यक था, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कई ठोस कदम उठाए और रियासतों के शासक को भारत में शामिल होने के लिए प्रेरित यहाँ पर किया। और इसी पर यहाँ पर एक समझौता होता, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, रियासतों के एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीबी मेनन ने मिलकर क्या किया, एक बेसिकली समझौता किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नामक समझौता तैयार किया। इस समझौते के अनुसार रियासतों को, ठीक है, शासक को अपने राज्य की रक्षा, विदेश नीति और संचार जैसे विषय है बेसिकली वो भारत सरकार सौंपने थे। इसके बदले उन्हें राज्य में आंतरिक प्रशासन में कुछ अधिकार बनाए रखने की यहाँ पर अनुमति दी गई थी। ठीक है, अगला हमारे पास है यह समझौता व्यवहारिक और प्रभावी था। इसके कारण जो है अधिकांश रियासतों ने स्वेच्छा से भारत में विलय स्वीकार कर लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा जाए तो रियासतों को साफ समझाया कि भारत में शामिल होना उनके और उनके जनता के हित में यहाँ पर कार्य है। ठीक है, कूटनीति और समझदारी यहाँ पर बताया गया। ठीक है, पॉइंट में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों के एकीकरण में कूटनीति और समझदारी का उपयोग किया। उन्होंने कई शासकों के साथ व्यक्तिगत बातचीत की और उन्हें भारत में विलय के लाभों के बारे में बताया। उन्होंने उनके शांतिपूर्ण प्रयासों के कारण अधिकांश जो रियासतों ने बिना किसी विरोध के भारत में शामिल होना स्वीकार कर लिया। पटेल जी का मानना है कि यदि भारत को मजबूत राष्ट्र बनना था तो उन सभी रियासतों का एकीकरण करना आवश्यक है। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया इस प्रक्रिया में अनावश्यक जो हिंसा या कोई भी संघर्ष यहाँ पर ना होना चाहिए। ठीक है, कठिन रियासतों का समाधान क्या किया, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, इनके लिए अलग कुछ रूल अपनाए गए। जैसे मैंने वो बताया अभी कि जूनागढ़ के शासक ने पाकिस्तान शामिल होना का निर्णय लिया था, लेकिन वहाँ की जनता जो थी वो भारत में शामिल हो जाती थी। इस प्रकार इस जन संग्रह कराया गया और जनता की इच्छा के अनुसार वहाँ पर जूनागढ़ में भारत को शामिल कर लिया गया। हैदराबाद के निजाम वो बेसिकली स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर भारत सरकार ने क्या किया, ऑपरेशन पोलो के थ्रू हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया। कश्मीर का मामला भी आपको मालूम होगा, पाकिस्तानी ने आक्रमण किया, उसके बाद वो राजा जी शामिल होना चाहें तो भारत ने शामिल कर लिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का योगदान देखा जाए तो सरदार पटेल के नेतृत्व में
भारत की लगभग सभी रियासतों का महत्वपूर्ण जो एकीकरण है वो संभव हो पाया। उन्होंने केवल कूटनीति ही नहीं बल्कि आवश्यकता पड़ने पर दृढ़ निश्चय भी ले लिया। उनकी नीतियों के कारण भारत की जो राजनीतिक एकता है वो स्थापित हुई और एक राष्ट्र कह सकते मजबूत राष्ट्र बन के यहाँ पर निर्माण संभव हो पाया हमारे पास। ठीक है, अगला है, यदि उस समय रियासतों का एकीकरण नहीं होता तो आज हमारा भारत कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो सकता है। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का योगदान जो है वो आधुनिक भारत के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा यहाँ पर रियासतों का एकीकरण जो है वो आधुनिक भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। इससे भारत को राष्ट्रीय एकता और हमारे जो अखंडता है, ठीक है, उसकी अखंडता मजबूत आधार मिला। उनके प्रयासों के कारण भारत एक शक्तिशाली और संगठित राष्ट्र बन सका। आज भी भारत के इतिहास में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो नाम है अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका योगदान जो है केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता के लिए भी यहाँ पर महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, अब निष्कर्ष के बारे में बात करें। निष्कर्ष क्या है हमारे पास है? तो अंत कह सकते हैं कि भारतीय रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो भूमिका है वो अत्यंत महत्वपूर्ण थी और उनकी दूरदर्शिता, कूटनीति और दृढ़ नेतृत्व के कारण ही भारत का जो राजनीतिक एकीकरण संभव हो पाया। इस प्रकार सरदार वल्लभ पटेल को आधुनिक भारत के निर्माण का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है और उनका योगदान जो है वो भारतीय इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा, ये बताया गया हमारे पास। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल यानी जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की व्याख्या करनी है। हमारे भारतीय संविधान में जो हमारा प्रियम्बल प्रस्तावना है बेसिकली, ठीक है, उसके बारे में व्याख्या करने बोला गया है। ठीक है, तो चलिए यही बताते हैं। भारत का संविधान विश्व के सबसे महत्वपूर्ण और विस्तृत संविधानों में से एक है। इस संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है हमारे पास है। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य, आदर्श और मूल सिद्धांतों को स्पष्ट करती है। यह बताती है कि संविधान क्यों बनाया गया और भारत किस प्रकार का जो राष्ट्र है वो बनना चाहता है, हमारे पास बताया गया। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में के राष्ट्र के मूल्य है जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का उल्लेख किया गया है। यह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक महत्वपूर्ण भाग है और यह संविधान के दर्शन तथा उद्देश्यों को व्यक्त करने का काम करता है। ठीक है, तो प्रस्तावना का क्या अर्थ है? पहले होता क्या हमारे पास? इसका अर्थ है किसी दस्तावेज की भूमिका या प्रारंभिक जो कथन होता है उसे प्रस्तावना कहते हैं। यदि उस दस्तावेज के उद्देश्य और सिद्धांतों को संक्षेप प्रस्तुत करती है तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की मूल भावना को व्यक्त करती है। इससे यह स्पष्ट किया गया है कि भारत किस प्रकार का राष्ट्र होगा और उनके जो नागरिक है उनको राज्य को कैसे कैसे अधिकार प्राप्त होंगे, ये बताया गया यहाँ पर। ठीक है, अगला हमारे पास है प्रस्तावना का ऐतिहासिक आधार भी हमारे पास है। ठीक है, क्या आधार बताया गया यहाँ पर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो आधार है, आधार उद्देश्य प्रस्ताव था जिसे 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव के भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु और लोकतांत्रिक राष्ट्र बनने की बात कही गई। बाद में यही प्रस्ताव जो है वो संविधान की प्रस्तावना का क्या बन गया? हमारे पास आधार बन गया। संविधान सभा ने लंबे विचार विमर्श के बाद प्रस्तावना को स्वीकार किया और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। अब इसी प्रस्तावना के जो मुख्य तत्व है, ठीक है, इनके बारे में बताया गया हमारे पास। पहले, हम भारत के लोग। प्रस्तावना की शुरुआत जब आप करते तो हम भारत के लोग शब्द होती है, इसका अर्थ है कि भारत का संविधान जनता द्वारा बनाया गया और सत्ता का जो अंतिम जो स्रोत है वो जनता ही है हमारे पास। इससे ये स्पष्ट होता है कि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है जहाँ जनता जो है वो सर्वोच्च है हमारे पास है। ठीक है, अगला है संप्रभु यानी सोवरेन। संप्रभु का अर्थ है भारत किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। भारत अपने निर्णय खुद लेने के लिए सक्षम है। भारत की विदेश नीति, रक्षा और आंतरिक प्रशासन पर किसी अन्य देश का यहाँ पर नियंत्रण नहीं है। तीसरा है समाजवादी। समाजवादी शब्द जो है 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके इसे प्रस्तावना में जोड़ा गया था हमारे पास, ये बताया जा रहा है। समाजवाद का अर्थ है कि भारतीय सरकार समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रयास करेगी। इसका उद्देश्य अमीर और गरीब के बीच की जो असमानता है उसे खत्म करना है या कम करना है। फिर है धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर हमारे पास है। धर्मनिरपेक्ष अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, हमारे पास बराबरी रखा जाता है। राज्य किसी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं देता और सभी नागरिकों को अपने धर्म का जो पालन करने की स्वतंत्रता देता है, ये बताया गया है। अगला 5वां पॉइंट है लोकतांत्रिक, हमारे पास डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो लोकतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार। भारत में चुनाव के माध्यम के द्वारा नागरिक चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वही प्रतिनिधि बेसिकली क्या बनते हैं? सरकार चलाते आगे जाके। ठीक है, अगला हमारे पास है पॉइंट बताया हुआ है कि गणराज्य हमारे पास है। ठीक है, नहीं रिपब्लिक है। गणराज्य का अर्थ है किसी देश का सर्वोच्च जो पद है वो वंशानुगत मतलब खानदानी नहीं होना चाहिए, हमारे पास है। भारत में राष्ट्रपति जनता के प्रतिनिधित्व चुना जाता है, इसलिए भारत जो है हमारे पास है एक गणराज्य है हमारे पास, ये बताया हुआ है। ठीक है,
अगला है इसी प्रस्तावना के जो उद्देश्य है, ठीक है, इसको 4 भाग में बांटा गया। पहला न्याय है हमारे पास है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई। इसका अर्थ ये कि समाज में सभी लोगों को जो समान है, समान अवसर मिलना चाहिए और किसी के साथ अन्याय न हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगला है फिर लिबर्टी यानी स्वतंत्रता जिसे कहते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है विचार, अभिव्यक्ति, अविश्वास और धर्म की स्वतंत्रता। इसका मतलब है नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने और धर्म का पालन करने की आज़ादी यहाँ मिलनी चाहिए। फिर समानता, समानता का अर्थ है कि सभी नागरिक जो है कानून के समान समान है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो चाहे देश का राष्ट्रपति हो, हमारे पास ये बताया गया है। बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व का अर्थ है भाईचारा और राष्ट्रीय एकता। इसका उद्देश्य समाज में एकता जो सद्भाव है हमारे पास उसे बनाए रखना, ये बोला गया है। अब इसी प्रस्तावना का महत्व देखा जाए तो पहले संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है क्योंकि यह संविधान के मूल जो उद्देश्य है उनको स्पष्ट करती है। संविधान के व्याख्या में सहायता, जब संविधान के किसी भाग की व्याख्या में कठिनाई होती है तब प्रस्तावना क्या करता है, उसे मार्गदर्शन दिखाने का कार्य करता है। लोकतांत्रिक मूल्यों की अभिव्यक्ति, प्रशासनिक कैसे प्रस्तावना भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों को स्पष्ट करती है। अब इसी प्रस्तावना सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के महत्व को स्वीकार किया। 1973 का जो केशवानंदन भारती केस था वर्सेस स्टेट ऑफ केरला मामले, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है और यह संविधान की मूल संरचना को समझने में मदद करता है, ठीक है। अगला निष्कर्ष है हमारे पास है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, अंत कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के आदर्श और जो उद्देश्य उनको स्पष्ट करती है। यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और राष्ट्र के रूप में स्थापित करती है हमारे पास। तो ये था हमारा आज का वीडियो जहां पर हमने आपसे बच्चों को 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए आपसे बच्चों के इस सिलेबस से। तो शेयर कर दिए इस वीडियो को, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने विचार बताइएगा कि आपको और कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।